हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, विच इज़ नथिंग बट मोनोपोली। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप रिकॉल करिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो लायनल रॉबिन्स ने कही थी। उन्होंने कहा था रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और हमारे रिसोर्सेज इस समय टाइम है। तो टाइम बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप कंप्लीटली अपने टाइम को यूटिलाइज करिए, एफिशिएंट यूज़ करिए अपने टाइम का, और इस टॉपिक को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करिए। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे आर्टिकल्स रीड करिए जिससे आपके नॉलेज में एनहेंसमेंट होगी। तो चलिए इस पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मोनोपोली में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अगर आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि कोई पर्टिकुलर मार्केट जो है मोनोपोली है या नहीं, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे। बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं, सारे पैरामीटर्स को लाइन वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले जो पैरामीटर है, जो फैक्टर है, वो है सिंगल सेलर। अगर कोई एक ऐसा मार्केट है जिसमें सिर्फ एक सेलर है, सिर्फ एक सिंगल सेलर प्रोड्यूस कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में कहा जाता है कि वो पर्टिकुलर मार्केट जो है मोनोपोली है, और वो जो सेलर है वो मोनोपोलिस्ट है। ठीक है। जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि जो भी वो सेलर प्रोड्यूस कर रहा है या फिर वो जो भी चीज़ सप्लाई कर रहा है, उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है दूसरे मार्केट में। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। सपोज़ एक टाउन है, टाउन ए, और वहाँ पर एक एक कुआं है, वही एक वर्किंग वेल है। मतलब उसी में से सिर्फ पानी निकलता है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है पानी का। तो एक पर्सन है जिसका नाम टॉम है, और वो उस वेल का ओनर है, और वो क्या करता है, पूरे टाउन में वाटर सप्लाई करता है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि वो सिंगल सप्लायर है पानी का टू द होल टाउन। वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, क्योंकि उस कुएं के अलावा कोई जल संसाधन नहीं है वहाँ पर। तो ये दो चीज़ें आपने देख ली। तो इस केस में जो टॉम है वो एक मोनोपोलिस्ट है। तीसरी चीज़ ये है बैरियर टू एंट्री। मतलब कि ये जो मार्केट इन्होंने अपना चलाया है वाटर सप्लाई का, टॉम ने, इस मार्केट में कोई एंट्री नहीं कर सकता। सपोज़ मैं चाहती हूँ कि मैं भी जा कर के वाटर सप्लाई का बिज़नेस करूँ, क्योंकि टॉम को बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं भी जा कर के वाटर सप्लाई करती हूँ तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बैरियर टू एंट्री। बैरियर टू एंट्री मतलब मैं इस मार्केट में जा नहीं सकती, मैं ये काम नहीं कर सकती जो टॉम कर सकता है। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये है कि वहाँ पर एक ही सोर्स है और उसकी ओनरशिप टॉम के पास है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि गवर्नमेंट ने टॉम को लीगल राइट दिया है वाटर सप्लाई करने का, और उन्हें ये भी कहा है कि आपके अलावा कोई नहीं वाटर सप्लाई कर सकता। तो मैं ऐसे केस में अगर करूँगी तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लीगल राइट्स हैं। बाकी जो मोनोपोली है वो कैसे अराइज़ होती है वो तो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। लेकिन इस समय देखना है कि कोई भी जो पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो मोनोपोली मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। अगर वो एंट्री करता है तो वो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बन जाता है। यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक ही सेलर रहे। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है मोनोपोली को समझने के लिए, वो है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। इसका मतलब सिंपल यही होता है कि अगर आप प्राइस को कम करेंगे तो आपका जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज़ होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व किसी भी ग्राफ में तभी बन पाता है जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, प्राइस अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मिलता है। डिमांड कर्व से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है मोनोपोली मार्केट के अंदर,
और वो फीचर ये है कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है वो इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि इलास्टिक और इलास्टिसिटी, इलास्टिक, नॉन इलास्टिक मतलब इनइलास्टिक क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी क्या है। सपोज़ आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, ठीक है। सपोज़ आप लेते हैं सैंडविच, और सैंडविच का प्राइस इस समय 30 रुपीज़ है। अगर 30 रुपीज़ के प्राइस पे आप दिन में 2 सैंडविच खाते हैं और कल को अगर सैंडविच का प्राइस 40 रुपीज़ हो जाता है तो आप एक ही सैंडविच खरीदते हैं, और अगर 50 हो जाता है तो आप एक भी नहीं खरीदते हैं। तो आप देखते हैं कि प्राइस चेंज पे अगर थोड़ा प्राइस मैंने चेंज किया तो उसके वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना फ़र्क आया। इस चीज़ को हम क्वांटिफाई करके अगर कार्डिनली देखें तो हमें समझ में आता है इलास्टिसिटी। अगर किसी भी प्रोडक्ट के थोड़े से भी प्राइस चेंज करने पे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क आता है तो उसे हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इलास्टिक है। और वाइस वर्सा, अगर प्राइस आप कितना भी बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये जो है इनइलास्टिक है। अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है जो मोनोपोलिस्ट बना रहा है, मतलब वो जो पानी सप्लाई कर रहा है टॉम, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो वो कितना भी प्राइस बढ़ाएगा, लोगों को तो पानी परचेज़ करना ही पड़ेगा ना। प्राइस चेंज में कोई भी क्वांटिटी डिमांड में फ़र्क नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये मार्केट है ये इनइलास्टिक हो गया। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। जो लास्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फीचर दिया गया है मोनोपोली का, वो है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। मतलब कि इंडस्ट्री और फर्म में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। यहाँ पर मोनोपोली में एक ही सेलर है। अब आप उसे फर्म बोलिए या फिर आप उसे इंडस्ट्री बोलिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो वहाँ पे होती है ना जहाँ बहुत सारी फर्म मिल करके एक मार्केट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो फर्म ही एक है, तो आप उसे इंडस्ट्री भी बुलाइए, आप उसे फर्म भी बुलाइए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली। हमने ये देखा तो कि ये फीचर्स हो सकते हैं मोनोपोली के, लेकिन ये मोनोपोली क्रिएट कैसे होगा, ये मोनोपोली बना कैसे, आया कैसे उस पर्टिकुलर पर्सन के पास। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या है, तो आप बस मेरी बातों को सुनिए। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाती जाएंगी, सपोज़ आप पहले 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे तो आपको लगता था 1000 रुपया, ठीक है। 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे तो आपको 1000 रुपीज़ लगता था। अब आप 200 बना रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ 1500 लग रहा है। टेक्निकली देखें तो आपको 2000 लगना चाहिए था, क्योंकि 100 के लिए 1000 है तो बाकी 100 के लिए भी 1000 होना चाहिए, तो टोटल आपका टोटल कॉस्ट 2000 होना चाहिए था, लेकिन आपको 1500 रुपीज़ ही लग रहा है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का यही मतलब होता है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होता जाता है। तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका एवरेज कॉस्ट जो है कम हो गया ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे, तो वो पर्सन आराम से उस प्रोडक्ट को बना सकता है, तो वो बनाएगा और वो सेल करेगा। लेकिन दूसरा पर्सन अगर उसी चीज़ को बनाता है तो उस तरीके से वो इतने लो कॉस्ट पे नहीं बना पाएगा, तो वो लॉस में जाएगा, क्योंकि उसका एवरेज कॉस्ट जो है कम है। अगर उसका एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है तो वो प्राइस भी ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसको अपना कॉस्ट रिकवर करना है।
उसका कॉस्ट ही ज़्यादा है तो वो कम में बेचेगा कैसे? अब वहाँ जो फर्स्ट पर्सन है, जो मोनोपोलिस्ट है, उसका कॉस्ट कम है, तो वो कम प्राइस में भी बेच सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन सेकंड पर्सन का कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, तो वो कम प्राइस में नहीं बेचेगा। तो जो एक पर्सन होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और आप तो वहीं पे जाएंगे ना जहाँ पे प्राइस कम है। तो आप तो मोनोपोलिस्ट वाले प्रोडक्ट को ही परचेज़ करेंगे, क्योंकि मोनोपोलिस्ट का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम है, इस वजह से उसने प्राइस को कम रखा है। तो मुझे कम प्राइस वाला अट्रैक्ट कर रहा है, मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँगी। लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, इस वजह से उसने प्राइस भी ज़्यादा रखी है, तो मैं उसके वहाँ से परचेज़ नहीं करूँगी। इस वजह से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोर्स ऑफ मोनोपोली। जहाँ पे भी आप देखेंगे कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हो गई है एक पर्टिकुलर पर्सन के पास, तो वो वहाँ पे उस प्रोडक्शन में मोनोपोली गेन कर सकता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ रिसोर्स ओनरशिप। जैसा हमने टाउन ए के बारे में पढ़ा कि एक पर्सन है, उसके पास एक कुआं है, वो पानी सप्लाई कर रहा है, सिर्फ उसी के पास उस चीज़ की ओनरशिप है। तो फिर वहाँ पे क्या होगा, एक मोनोपोली जो है क्रिएट हो जाएगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्स इज़ टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के पास में जो टेक्नोलॉजी है, या फिर आप देख सकते हैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, पेप्सी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका जो फॉर्मूला है वो लीक नहीं हुआ है, मतलब वो अपने फॉर्मूला किसी को बताना नहीं चाहता। तो पेप्सी का फॉर्मूला सिर्फ उसके पास है, उसे बनाने का फॉर्मूला सिर्फ वही जानता है, तो बाकी लोग पेप्सी जैसा टेस्ट नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोसेस के वजह से, मेथड की वजह से जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्रोडक्शन में, उसके नॉलेज, उसके इंफॉर्मेशन की वजह से भी मोनोपोली जो है क्रिएट होती है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोनोपोली इज़ गवर्नमेंट एंड लीगल प्रोटेक्शन। जैसे हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फॉर एग्जांपल कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है। ये सब से क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो कोई एक दूसरा पर्सन कॉपी नहीं कर सकता किसी भी इंसान के बिजनेस आइडिया को, या फिर किसी इंसान के बुक को। फॉर एग्जांपल कोई एक ऑथर है जिसने बुक लिखा और आप सेम कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करके किसी को बेचना चाहते हैं अपना नाम लगा के, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसने उस पर मोनोपोली गेन की है गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन की वजह से। उसने गवर्नमेंट के हेल्प से अपने बुक के ऊपर मोनोपोली गेन करी है। तो गवर्नमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से आप मोनोपोली पा सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है कार्टेल फॉर्मेशन। कार्टेल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि मान लो ओलिगोपोली है, ठीक है, एक मार्केट है जिसमें 4 ही फर्म हैं और चारों फर्म कुछ ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो बाकी और कोई नहीं प्रोड्यूस कर पाता। तो ये चारों लोग क्या कहते हैं कि चलो हम लोग साथ में मिलके मोनोपोली बन जाते हैं, साथ में प्रोडक्शन करते हैं और मोनोपोली में हम लोग हाई प्राइस रख के ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। तो ये सारे कंट्रीज़ ने जो भी ऑयल और पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, इन लोगों ने एक कार्टेल बना लिया। अब ये साथ में मिल कर के प्राइस को डिसाइड करते हैं और फिर कहते हैं कि इस प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे ऑयल। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्टेल फॉर्मेशन में आप बस यही याद रखिए कि ओलिगोपोली होता है या फिर डुओपोली होता है, और ये लोग मिल करके मोनोपोली बना लेते हैं। मतलब ये कहते हैं हम साथ मिल कर के काम करेंगे फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ मोनोपोली, की मोनोपोली अराइज कैसे होता है। साथ ही में हमने ये भी देख लिया कि मोनोपोली रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें कौन से फीचर्स के ऊपर ध्यान देना होता है।
अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है कि मोनोपोली के अंदर ये जो रेवेन्यू है ये कैसे एनालाइज होगा, बट वी विल कंटिन्यू दिस in the next video in part 2. I hope you have understood the feature and the reason why monopoly arises, and I hope that you will read on that topic. Let's meet in the next video with the further topic.